ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस कहा गया है। द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनना वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल। ठीक है, जैसे हमने जर्मनी के केस में, जैसे हमने फ्रांस के केस में, जैसे हमने इटली के केस में देखा ना कि लोग विद्रोह में उतर आए, हथियार उठा लिए, मारपीट मचा दी, कहीं राजा ने तो कहीं जनता ने। हर जगह क्या है कि वायलेंस वाज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ स्टेट। ठीक है, हर जगह शक्ति प्रदर्शन करके क्या है, नेशन स्टेट्स एस्टैब्लिश किए गए थे। समझ में आ रहा है? लेकिन ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन इसीलिए कहा जा रहा है कि इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल। ठीक है, ब्रिटेन में यूनिफिकेशन अचानक से किसी अपहीवल के कारण नहीं हुआ है। ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन होना, ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ, तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस से हुआ था, रातों रात चीजें नहीं बदली है वहां पे। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले तक ब्रिटिश नेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो क्या था वहां पे? वो एक छोटा सा आइलैंड था, इतना छोटा आइलैंड कि श्रीलंका से भी छोटा आइलैंड। ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है दी प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, ब्रिटिश आइल्स मतलब क्या है? वो जो ब्रिटिश आइलैंड जिसे हम कहते हैं ना, तो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं ब्रिटेन जैसे। अगर आप यूरोप का मैप देखोगे, फाइन एक मिनट रुक जाओ दिखाता हूं। अगर आप इधर देखो और यूरोप का मैप जो देखोगे, तो ये फ्रांस ये सारा यूरोप इधर हो गया, स्पेन यहाँ जैसे पोर्टुगल सब हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी। यहाँ आप देखोगे ना, यहाँ इस तरह से क्या है, ऐसे आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड जो है, तो ये आइलैंड जो है ब्रिटेन के केस में अपन पढ़ रहे हैं जैसे, तो ये आइलैंड पे अलग अलग क्या देखने को मिलता था कि this part of the world was inhabited, ठीक है, was inhabited by the people who belong to different ethnic groups। ठीक है, different ethnic ones का मतलब क्या है? जैसे हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा कि कहीं इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, कहीं पे स्कॉटिश भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, कहीं पे आप जैसे देखोगे तो आयरिश भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जो आयरलैंड है आज के समय में। ठीक है, तो द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस। ठीक है, एथनिक मतलब बेस्ड ऑन द शेयर्ड कॉमन कल्चर। तो कुछ इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, कुछ वेल्श थे, कुछ स्कॉट्स थे, कुछ आयरिश थे। तो ऐसे अलग अलग नस्ल के लोग वहां रहते थे उस आइलैंड ग्रुप पे। फाइन, अलग अलग नस्ल के लोग उस आइलैंड ग्रुप पे रहते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। हर एक पॉलिटिकल ग्रुप के अपने खुद के कुछ कल्चर्स थे, हर एक पॉलिटिकल ग्रुप के अपने खुद के कोई आइडेंटिटीज थी। ठीक है, कुछ ट्रेडिशंस थे, कुछ भाषाएं थी, और उस हिसाब से वो सारे लोग बोलते हैं ना, विभिन्नता के साथ में जी रहे थे, डाइवर्सिटी के साथ में, दे वर लिविंग पीसफुली ओवर देयर। फाइन, अब होता क्या है ना, अब जैसे ऐसा नहीं रहता कि एक परिवार में 4 भाई, चाचा जो है तो चाचा ने खूब पैसे कमा लिए, तो चाचा ताऊजी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं चाचा ताऊजी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वैसे ही वाला सीन हुआ है यहाँ पे। क्या कि ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू, तो जैसे जैसे इंग्लिश नेशन जो है, मतलब इंग्लिश एथनिक ग्रुप के लोग जो ग्रो करते चले गए ना, क्यों ग्रो करते चले गए? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आया था, तो वहां पे इंग्लैंड से ही सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे पैसा था। एज द इंग्लिश नेशन ग्रू इट्स वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज able to extend its influence over the other nations of the island। तो वही रहता है कि जब एक व्यक्ति बड़ा होता है तो वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व या फिर स्वामित्व जो होता है, जिसे हम डोमिनेंस कहते हैं, वो डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। कहानी सिंपल है, समझ में आ रही है ना? बेसिकली ब्रिटेन, जो ब्रिटिश आइल्स है, वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश, ये लोग रहते थे, इनके द्वारा इनहेबिटेड था। अब क्या हो रहा है कि इनमें एक ग्रुप जो कि इंग्लिश एथनिक ग्रुप था, वो ग्रो कर जाता है अपनी वेल्थ में, अपने इंपॉर्टेंस में, अपने पावर में। तो वो क्या करता है, जो आजू बाजू के दूसरे ग्रुप्स थे, दूसरे ग्रुप्स मतलब जो उनके एरियाज थे, उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस एक्सर्ट करता है, डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने का कोशिश करता है। फाइन, अब आप देखेंगे तो अच्छा ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो है तो डोमिनेंट थे। ठीक है, तो वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? तो इंग्लिश एथनिक ग्रुप जो डोमिनेंट थे, तो वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था कि वहां पे भी मोनार्क था, लेकिन वहां पे मोनार्क के साथ साथ पार्लियामेंट भी थी, और द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्क इन 1688। तो
बिफोर एनी रेवोल्यूशन, 1688 मतलब तो बहुत पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत पहले, 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। उसी समय में इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, प्यार मोहब्बत से राजा से पावर ले ली थी। समझ में आया? तो इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की, तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने ऑलरेडी 1688 में ही मोनार्क से पावर ले ली थी। बोला था कि तुम राजा रहो, तुम अपनी जगह पे बैठे रहो, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि तुम हमारे साथ पावर शेयर कर लो। तो आज भी ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां मोनार्क है लेकिन सब कुछ संभाला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से। तो अंडर दी प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, प्रोटेक्टरेट कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्टरेट कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है कि हु शुड हैव द रियल पावर, ये सारी चीजें। उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्या है, आपको देखने को मिलता है कि 1688 में ही इंग्लिश पार्लियामेंट ने राजा से पावर ले ली थी, ठीक है। वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, और इंग्लैंड जो उनका कैपिटल सिटी है, उसको कैपिटल सिटी को सेंटर में रखते हुए नेशन स्टेट जो है वो बन गया था। इंग्लैंड बन गया, इंग्लैंड, बधाई हो, इंग्लैंड हुआ है। अब इंग्लैंड बन गया है। अब इंग्लैंड के बाद में आगे क्या कहानी बढ़ती है, इंग्लैंड के बाद में आगे कहानी अगर जैसे हम देखें तो 1707 में क्या होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड क्या है, तो मैंने आपको बताया ना, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। तो स्कॉटिश लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे वो स्कॉटलैंड वाला रीजन था। तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या होता है ना, एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है। और ध्यान रखना, तुम्हें देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में। 1707 में क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है। और ये जो एक्ट ऑफ यूनियन है, तो इस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड तो था ही और स्कॉटलैंड जो था, तो इन दोनों को मिला दिया जाता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में गठबंधन हो जाता है। तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain, United Kingdom of Great Britain जो है, फाइन। तो अब क्या हो गया, अभी तक सिर्फ इंग्लैंड था, अब इंग्लैंड के बाद में 1707 में क्या होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिल जाते हैं, और दोनों के मिलने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लैंड ने थप्पा बोल के अपनी डोमिनेंस जो है, अपनी कह सकते हैं ना, अपना बाहुबल जो है वो स्थापित कर दिया, किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। स्कॉटलैंड को बोल दिया ले बेटा इधर आ, ठीक है, दबा दिया। तो इस तरह से स्कॉटलैंड को अपने अंडर में ले लिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। तो अब ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना है, तो इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में आपको क्या देखने को मिलता है, इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में आपको देखने को मिलता है कि इन्फ्लुएंस किसकी रहेगी, अब ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मेंबर्स की इन्फ्लुएंस रहेगी। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। तो अब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिल तो गए, लेकिन इंग्लैंड की जब डोमिनेंस थी तो इंग्लिश मेंबर्स की डोमिनेंस, ये देखने को मिलता है कि स्कॉटलैंड के जो लोग थे, स्कॉटिश कल्चर को डोमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब स्कॉटिश कल्चर अब उतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उसका डिस्टिंक्टिव कल्चर, एवरीथिंग वाज सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड, हर चीज को खत्म कर दिया गया। अब जब स्कॉटलैंड में ये सिस्टमैटिकली सारी चीजों को सप्रेस किया जा रहा था, तो द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड suffered terrible repressions whenever they attempted to assert their independence। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ये कहानी समझना जरूरी है क्या, कि क्रिश्चियनिटी जो होता है ना, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है जैसे क्रिश्चियंस, तो आपको क्या देखने को मिलता है, क्रिश्चियंस जो होते हैं, तो क्रिश्चियंस में दो सेक्ट चलते हैं। सेक्ट मतलब क्या होता है, पंथ। जैसे आप जैन धर्म को देखोगे तो श्वेतांबर जैन होते हैं, दिगंबर जैन होते हैं। मुस्लिम्स में आप देखते हो सिया मुस्लिम होते हैं, सुन्नी मुस्लिम होते हैं, है ना। तो वैसे ही क्रिश्चियंस में भी क्या होते हैं, कुछ होते हैं कैथोलिक्स और कुछ होते हैं प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स वो जो पुराने समय से जो क्रिश्चियनिटी चली आ रही उसको फॉलो करते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स वो होते हैं जो 15th सेंचुरी से, एक मार्टिन लूथर नाम के एक रिफॉर्मर थे, जिनके बारे में आप इस हिस्ट्री की बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो मार्टिन लूथर की कह सकते हैं रिफॉर्मेशन के बाद से क्रिश्चियनिटी में एक अलग पंथ निकल आया, एक सेक्ट निकल आया, वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाते हैं। तो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है।
इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे वही बताया गया, जो शब्द, इस एक शब्द को समझाने के लिए मैंने आपको एक कहानी बताई कि क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे तो द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। ठीक है, यहां तक पता है कि इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा है, स्कॉटलैंड के लोगों को डराया गया, दबाया गया, धमकाया गया, सारी चीजें। ठीक है, अब होता क्या था, मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी में भी कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा हैं और स्कॉटलैंड में, ठीक है, कैथोलिक्स ज्यादा थे। तो वहां के जो कैथोलिक लोग थे, कैथोलिक क्लैंस जो थी स्कॉटलैंड की, दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरेबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो जब ब्रिटेन के साथ में विलय हुआ, ठीक है, इंग्लैंड के साथ में विलय हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया, तब स्कॉटलैंड के जो कैथोलिक लोग थे ना, कैथोलिक पंथ के लोग थे, वो मिलना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो आजाद हो जाए। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे स्कॉटलैंड के भी और इंग्लैंड के भी, वो मिलके क्या करते थे, कैथोलिक्स को सप्रेस कर देते थे। अगर कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स ये पूरी कहानी नहीं समझ में आ रही तो एक शब्द ध्यान रख लेना बस, क्या कि आपको देखने को मिलता है कि स्कॉटलैंड को जब सिस्टमेटिकली सप्रेस किया जा रहा था तो स्कॉटलैंड के कुछ लोग अगर ये चाहते भी थे ना कि उन्हें आजादी मिल जाए, स्कॉटलैंड तो अलग रहे, वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट ना बने, तो उनको सप्रेस कर दिया जाता था। ठीक है, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स, स्कॉटिश हाईलैंडर कोई बाइक साइकिल का बाइक वाइक का नाम नहीं है। स्कॉटिश हाईलैंडर मतलब क्या, एक जगह है, मतलब जो हाईलैंड्स है ना, जो स्कॉटलैंड में जो ऊंचे एरिया में रहते थे। तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। वो कौन सी भाषा बोलते थे, गैलिक लैंग्वेज बोलते थे स्कॉटलैंड के जो लोग थे, तो उनको उनकी भाषा नहीं बोलने दी जाती थी। और टू वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज मेंबर्स वर फोर्सफुली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के लोगों को जबरदस्ती सप्रेस किया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनको उनकी भाषा नहीं बोलने दी जाती थी, उनके नेशनल यूनिफॉर्म जो उनकी नेशनल ड्रेस होती थी वो नहीं पहनने दिया जाता था, और बहुत से लोगों को सप्रेस करके वहां से निकाला भी गया। तो अब बोल सकते हो फिर स्ट्रेंज केस कैसे हो गया? स्ट्रेंज केस ऐसे हो गया, कोई वॉर नहीं हो रही है, इंटरनली ही आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे चल रहा है। तो हमको ये देखने को मिल रहा है ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में, ऊपर से देखते हैं ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में ऊपर से चीजें समझ में आ रही है कि एक स्ट्रेंज केस था, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा था। इंग्लिश डोमिनेट करते थे यहाँ पे, इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग। 1688 में पार्लियामेंट जो है वहां से पावर लेके इंग्लिश नेशन जो है, तो उसने मोनार्की की पावर को क्या कर दिया था, कंट्रोल कर लिया था, और इंग्लिश पार्लियामेंट डोमिनेट कर रही थी। ठीक है, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है, जिससे क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इस तरह से क्या है, इंग्लिश कल्चर जो डोमिनेट कर जाता है। अभी ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे क्या होता है, अब एक और हिस्सा है, ठीक है, एक और हिस्सा है जो है आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और हिस्सा है आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड की कहानी पढ़ते हैं, एक और हिस्सा है आयरलैंड वाला। अब जैसे अगर आप यहां आयरलैंड वाली कहानी समझोगे ना, तो आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड ने भी कुछ ऐसे ही सफर किया। ब्रिटेन के यहां पे एक आइलैंड है छोटा सा, आयरलैंड ऑल्सो सफर्ड अ सिमिलर फेट। का मतलब क्या है, जिस तरह से स्कॉटलैंड को कंट्रोल किया गया, सप्रेस किया गया और पावर उस पर स्टैब्लिश की गई ना, वैसे ही स्कॉटलैंड में भी होता, सॉरी, जिस तरह से स्कॉटलैंड को किया गया वैसे ही आयरलैंड में भी होता है। कैसे आयरलैंड में भी क्या होता है, तो यहां बताया गया है कि आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। It was a country deeply divided between Catholics and Protestants। इसीलिए मैंने पहले समझा दिया, समझा? तो आयरलैंड में भी वही कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे। तो अब ये दिखती बात है कि वहां के जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे। प्रोटेस्टेंट भाई भाई। कैथोलिक्स जो थे वो अलग रहना चाहेंगे, वो ब्रिटेन के साथ नहीं मिलना चाहेंगे। तो यहां क्या होता है, द इंग्लिशमैन हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब हो क्या रहा है ना कि आयरलैंड जो कंट्री था वहां पे डोमिनेटिंग प्रोटेस्टेंट्स नहीं थे, कैथोलिक्स थे, लेकिन जो माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट थे ना उनको सपोर्ट मिल रहा था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से। समझ में आ रहा है? तो द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड जो कि कम थे टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। आयरलैंड जो कि अपने आप में एक लार्जली कैथोलिक कंट्री था, वहां पे माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट्स ने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, अब इस हिसाब से आप देखोगे ना, तो जो कैथोलिक्स थे दे रिवॉल्टेड, मेजोरिटी में थे, उन्होंने बोला ऐसे कैसे कब्जा हो जाने देंगे हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, या फिर प्रोटेस्टेंट्स का कब्जा कैसे हो जाने देंगे। तो कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। तो कैथोलिक्स ने प्रयास किया,
ठीक है, कैथोलिक्स ने क्या किया, प्रयास किया कि हम प्रोटेस्टेंट्स को डोमिनेट ना करने दें, लेकिन उनके उस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया क्योंकि उनको पीछे से बैक सपोर्ट था किसका, ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट्स का। समझ में आया? तो आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वुल्फटोन, ये जो अंकल है, ये अंकल कौन है, ये आयरिश मैन थे। इन्होंने रिवॉल्ट किया ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट में, बट देयर रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड, और उनके रिवॉल्ट को जब सप्रेस कर दिया गया कब, 1789 में। तो इसके बाद में आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, ठीक है। एंड द न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड। समझ में आया? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मिलने से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था। और फिर क्या होता है, फिर उन्होंने आयरलैंड को भी फोर्सिबली अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया कब, 1801 में। 1801 में उन्होंने क्या किया, फोर्सिबली आयरलैंड को भी अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया। और आयरलैंड को अपने साथ जब इनकॉर्पोरेट कर लिया 1801 में, तब उन्होंने क्या बनाया, तब उन्होंने ब्रिटिश नेशन बना लिया, तब ब्रिटेन बन गया, ठीक है। दिस इज हाउ द ब्रिटिश वाज फोर्स्ड टू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और इस पूरे नेशन फॉर्मेशन की कहानी में, इस पूरे नेशन फॉर्मेशन की कहानी में इंग्लिश कल्चर जो था ना, इस पूरे नेशन फॉर्मेशन की कहानी में इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा था। द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, ठीक है, नए ब्रिटेन जो बना था, उस नए ब्रिटेन के सिंबल क्या थे, द ब्रिटिश फ्लैग। अब देखो बना ब्रिटेन कैसे, ब्रिटिश नेशन की अगर हम बात करें तो वो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन सबसे मिलके बना है। लेकिन उसमें जो डोमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो उनका जब झंडा बना, तो झंडा बना ब्रिटिश फ्लैग, जो यूनियन जैक है ना, वो ब्रिटिश फ्लैग ब्रिटेन की डोमिनेंस को दर्शाता है। उनका जो नेशनल एंथम बना, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये भी क्या था, ब्रिटेन का ही था, इंग्लिश का ही था। और उस पूरे आइलैंड में, ब्रिटिश नेशन में डोमिनेशन किसका है, इंग्लिश लैंग्वेज का आपको देखने को मिलता है। These were actively promoted and older nations survived only as subordinate partners in this union। और जो पुराने नेशन थे वो जी भैया जी करके एक सबॉर्डिनेट नेशन की तरह ही सरवाइव कर रहे थे। उनका मात्र एक सबॉर्डिनेट नेशन की तरह ही क्या था, कंट्रीब्यूशन था, या फिर कह सकते हैं एक सबॉर्डिनेट नेशन की तरह ही उनका योगदान था। Did the Britain came into existence as a nation state? 3 नंबर का क्वेश्चन है, कब पूछा गया, 2019 में। इसका आंसर लिखना। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।